संघर्ष की रणनीति जोश में नहीं, होश आधारित हो। कैसी हो आगामी संघर्ष की रणनीति? किसी भी संगठन के नेतृत्वकर्ता या नेतृत्वकर्ताओं के समूह की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब भी वह अपने संवर्ग से संघर्ष के लिए आह्वान करे, पहले ठंडे दिमाग से मंथन करे, अपने संवर्ग की मनस्थिति को समझे, संघर्ष के सही मुद्दों की पहचान करे और तत्पश्चात ही संघर्ष का आह्वान करे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था संदेहास्पद है। वो भोपाल में आंदोलन करने की अनुमति ही नहीं देती, और देती भी है तो ठीक आंदोलन के पूर्व अतार्किक कारण बताकर खारिज कर देती है। संघर्षरत संवर्ग के लोगों पर प्रशासनिक कार्यवाही का भी भय बना रहता है, जिसमें सेवा से पृथक करना, निलंबित करना, वेतन से कटौती करना या सेवा को बाधित करना प्रमुख है। इसमें सबसे छोटी सजा वेतन कटौती है। आज हमारे संवर्ग के लोगों की प्रतिदिन की वेतन कम से कम 4 अंकों में है। लगभग 90% अध्यापक विभिन्न प्रकार के लोन के बोझ से दबा हुआ है। वह किसी भी प्रकार का खतरा लेने के मनस्थिति में दिखाई नहीं देता। ऐसे स्थिति में नेतृत्वकर्ताओं को यह सोचना है कि संघर्ष तो हो, लेकिन संवर्ग का प्रत्येक सदस्य संभावित कार्यवाही से सुरक्षित भी रहे। चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं, जो मूलभूत सेवा है, हमारे संघर्ष का सीधा विद्यार्थियों पर असर होता है। पालकों और जनमानस में हमारी छवि खराब तो होती ही है, सीधा न्यायालय का हस्तक्षेप हो जाता है और संघर्ष धरा का धरा रह जाता है। कोई भी सरकार स्वेच्छा से कुछ नहीं देती। अपनी मांगों को पूरा करने का तरीका एकमात्र बचता है, केवल संघर्ष। न्यायालय भी एक तरीका है, लेकिन वहां भी सरकार के दबाव समूह काम करने लगे हैं, इसलिए यह सोचना कि न्याय निष्पक्ष और त्वरित मिलेगा कठिन हो गया है। इसलिए सरकार पर हमारी मांगों के समर्थन में दबाव बनाना ही कारगर तरीका है। संघर्ष में संवर्ग के सभी लोगों की भागीदारी हो और सरकार पर हमारा संघर्ष असरकारी हो, इसका भी एकमात्र विकल्प है सामूहिक नेतृत्व में सही मुद्दों पर संघर्ष की रणनीति बनाई जाए। कोई भी सरकार हो, नेतृत्वकर्ता से नहीं डरती, चाहे वो अपने आप को कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों न करे। नहीं, वो एकल संघर्ष से डरती है, न मांगों पर स्वीकृति की मोहर लगाती है। सरकार डरती है केवल बदनामी से और संघर्षकारियों को विपक्ष के सहयोग से, जिसका सीधा असर वोट बैंक पर होता है। वोट बैंक का डर ही उसे मांगों पर सहमति देने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने संवर्ग के लोगों को प्रशासनिक कार्यवाही के भय से भयमुक्त होकर और न्यायपालिका को संघर्ष में हस्तक्षेप का मौका दिए बगैर संघर्ष कैसे करें, ऐसी संघर्ष की रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। इसी में नेतृत्वकर्ताओं को पहले सफल सिद्ध होना होगा, तब कहीं हम संघर्ष के सुखद परिणाम की आशा कर सकते हैं। अध्यापक संवर्ग में नेतृत्वकर्ताओं और कुशल रणनीतिकारों की कोई कमी नहीं है। अध्यापक संगठनों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव और वर्चस्व स्थापित करने का होड़ ऐसे 2 कारण हैं, जिसके कारण यदा कदा एकता तो स्थापित बड़े मुश्किल से हो जाती है, लेकिन बिखराव उससे भी अधिक गति से हो जाता है। वर्चस्व का भाव त्यागना होगा, विश्वास स्थापित रहे इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा और संघर्ष का श्री गणेश करना होगा। आगामी संघर्ष संयुक्त भाव से करने और रणनीति बनाने के लिए माह अक्टूबर 2022 का प्रथम पखवाड़ा सर्वाधिक उपयुक्त समय है। किसी भी विश्वसनीय प्रांताध्यक्ष द्वारा भोपाल में बैठक का आह्वान किया जाना चाहिए। अभी तक के अनुभव के आधार पर 2 आदरणीय प्रांताध्यक्ष कभी भी एकता में सहायक नहीं रहे हैं। इस प्रकार की बैठकों में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया है। उन्हें एकला चलो में ही अधिक विश्वास है। ऐसे प्रांताध्यक्षों को बैठक में शामिल नहीं किया जाए। उनके संगठनों के जुझारू साथी जिन्होंने हमेशा सहयोग किया है को आमंत्रित किया जाए। उस बैठक में संयुक्त मोर्चा का नामकरण क्या हो और आगामी संघर्ष के मुद्दे क्या हो, इस पर प्रथम विचार किया जाए। मेरे विवेक से संयुक्त मोर्चा का नामकरण अध्यापक शिक्षक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हो। इसमें प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का समावेश हो जाता है। हमारे संघर्ष के मुद्दे केवल 2 ही होने चाहिए। 1. अध्यापक संवर्गीय शिक्षक जो अब शासकीय कर्मचारी बन चुका है को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और सेवा अवधि की गणना। 2. मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली। इन 2 मांगों में ही समस्त अन्य मांग स्वयं ही समाहित हो जाती है। आपसी विश्वास बना रहे हैं, इसलिए संघर्ष में शामिल समस्त प्रांताध्यक्षों के नाम लेटर हेड पर बाईं ओर लिखे जाए। एक 5 सदस्यीय प्रांताध्यक्षों की वार्ता समिति बने जो सरकार से एक साथ वार्ता के लिए अधिकृत होगी। एक 5 सदस्यीय रणनीति समिति प्रांताध्यक्षों से बने जिसमें वार्ता सदस्य के शामिल न हो, लेकिन रणनीति हमेशा समस्त प्रांताध्यक्षों और संगठनों के आम सहमति से बने। एक 10 सदस्यीय अनुशासन समिति बने जिसमें प्रांताध्यक्ष को छोड़कर संगठनों के पदाधिकारी हो। आगामी संघर्ष की रणनीति ऐसी बनाए कि संघर्ष बगैर किसी बाधा के लंबा चले। संवर्ग के लोगों पर प्रशासनिक कार्यवाही भी न होने पाए और न न्यायपालिका दखल दे सके।
हम हमारे प्रति सरकार के नीतियों की खुली आलोचना भी कर सके। मीडिया, बुद्धिजीवी, पालकों और विपक्ष की सहानुभूति भी हासिल कर सके। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित मानिए कम से कम सरकार की प्रशंसा नहीं होगी। मेरे विवेक से यह तभी संभव है जब हम अनिश्चित काल के लिए संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ब्लॉक स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन को सूचना देकर तंबू गाड़ दे। प्रांताध्यक्षों को भोपाल में बैठने की अनुमति मिलती है तो वहां बैठे, अन्यथा निरंतर ब्लॉक स्तरीय धरनों का अलग अलग दौरा कर उत्साहवर्धन करे या भोपाल में ही संयुक्त रूप से उच्च अधिकारियों, मंत्रियों से मिलकर अपनी मांग उनके समक्ष रखे। ब्लॉक स्तरीय पंडालों में निरंतर मीडिया के साथ ही कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, बुद्धिजीवी और पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के सदस्यों को आमंत्रित कर रोज प्रेस विज्ञप्ति जारी करे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे संघर्ष का समय प्रतिदिन शासकीय अवकाशों के दिन छोड़कर शाम 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक हो और शासकीय अवकाश के दिन प्रातः 10:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक हो। शासकीय अवकाशों के दिन ही ब्लॉक स्तर पर रैली निकालकर ज्ञापन देने या जिले या प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का भी बीच बीच में आयोजन हो, लेकिन ब्लॉक स्तरीय धरना अबाधित चलता रहे। हमारा यह आंदोलन पूरी तरह मनोवैज्ञानिक होगा, जिससे किसी भी कर्मचारी को आंदोलन में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बगैर बाधा के लंबे समय तक आंदोलन करने का यही तरीका है, क्योंकि हमें जोश से ज्यादा होश में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सके और अप्रिय कार्यवाही से भी बच सके। जब भी भोपाल में संयुक्त भाव से संघर्ष के लिए बैठक आयोजित हो, उसके दूसरे दिन शासन प्रशासन तक हमारा मांग पत्र और आगामी आंदोलन की पूर्व सूचना भी संयुक्त मोर्चा प्रांताध्यक्षों के हस्ताक्षर के पहुंचाना और प्रेस वार्ता कर आंदोलन की उद्घोषणा करना भी सबसे पहले जरूरी होगा। अध्यापक संवर्ग में बड़ा आंदोलन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपनी शक्ति और भीड़ का उपयोग अपने और समस्त कर्मचारियों के हित में करें। दूसरों के आह्वान पर भीड़ न बाए, अन्यथा हमारी मूल मांगे पीछे छूट जाएगी और पदनाम जैसी ढेरों मांग सामने आ जाएगी।